नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है 57 सीटों पर और उससे पहले प्रधानमंत्री सियासी मौन पर चले गए हैं। जी हाँ, सियासी मौन पर, क्योंकि वो तो मौन पर हैं, लेकिन जो 8-10 कैमरास जो लगाए गए हैं, अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो कि कैसे मेडिटेशन किया जाए, 8-10 कैमरों की मौजूदगी में किस-किस एंगल से किया जाए, तो आप वो ट्रेनिंग ज़रूर ले सकते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, 2 दिन का ही कोर्स है। उसके साथ-साथ अगर आप सूर्य को कैसे जल चढ़ाया जाए, वो आपको 3-4 एंगल से कैसे चढ़ाया जाए कैमरों की मौजूदगी में, वो भी सीखना हो तो उसकी भी ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं। आप प्रधानमंत्री से वो भी ले सकते हैं। जी हाँ, इस बीच जो हमारा चुनाव आयोग है, वो कुंभकर्णी नींद लगातार सोए हुए है और प्रधानमंत्री जी भले ही मौन व्रत पर चले गए हैं, लेकिन जो पूरा मीडिया है, उसने अपना पूरा भोंपू 24 घंटे बजाया हुआ है और वो 24 घंटे प्रधानमंत्री को अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो आखिरी बेमानी कोशिश है प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की उन 57 सीटों पर, जहां उनको लग रहा है कि शायद इनमें से कुछ नंबर आ जाएं तो उनकी इज्जत बच जाए। अब ये यहां तक आ पहुंचा है कि वो इज्जत बचाने की कगार पर आ गए हैं। एक-एक सीट के लिए मारामारी है, एक-एक सीट के लिए। अगर नौबत ये आ जाए कि वाराणसी की सीट को लेकर भी संशय उठने लगे, ये होने लगे कि क्या वो भी बचेगी या नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में क्या हाल हो रहा होगा। और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अगर मुंह खोल दिया तो 6 पीढ़ियां आने वाली जो हैं, वो कभी मुंह नहीं खोल पाएंगी। इसके साथ-साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने 6 महीने के अंदर-अंदर बहुत बड़ा सियासी भूचाल जो है वो आने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, वो डराते, धमकाते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं और सारी मर्यादा तो उन्होंने खोई हुई है। इस सब के बीच एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में जो सेक्रेटरी लेवल के और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अफसर्स हैं, उनकी किस तरह से नियुक्तियां की जा रही हैं, वो चिट्ठी वायरल है। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सब के बीच आपको पता ही है कि सेना अध्यक्ष मनोज पांडे का कार्यकाल कैसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, उसके साथ-साथ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कैसे बदली गई। ये तमाम चीजें भी इसी चुनाव के बीच में चल रही हैं और इससे आप ये समझिए कि क्या कुछ खेल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री सियासी मौन पर जो हैं और जिस वक्त मीडिया जो है उनका भोंपू बजा रहा है, उस वक्त आप ये देखिए कि 2 दिन तक जब तक वो वहां पर है, कोई भी जो मछुआरा है वो वहां पर नहीं जा सकेगा। मछुआरे जो हैं वो बैन हैं। टूरिस्ट वहां पर नहीं जा सकते हैं। बैरिकेड्स चारों तरफ लगाए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर नहीं की जा सकेगी। तो प्रधानमंत्री के मौन व्रत के लिए, उस मेडिटेशन के लिए, जहां पर एकांत में उनको एक कोने में बैठना था, उसके लिए देखिए आप कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी बहुत ही खराब खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। ताजा अनुमान ये है कि इंडिया गठबंधन 50 के आंकड़े को क्रॉस कर सकता है, 50 पार कर सकता है इंडिया गठबंधन। अगर उत्तर प्रदेश में यह हालत है तो फिर देश में क्या हालत होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरी ताकत प्रधानमंत्री ने और योगी आदित्यनाथ से लेकर सबने वहां पर झोंकी हुई है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने रैलियां तो की, लेकिन उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से उन्हें लोकसभा इलेक्शन के दौरान करना चाहिए था, ये भी खबर है। और अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी दोनों ने ही खतरनाक एक चेतावनी दी है, चेताया है अपने तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको, समर्थकों को, और कहा है कि अब तक जो आपने मेहनत की है, जिस तरह से जी तोड़ आपने मेहनत की है, राहुल गांधी कहते हैं बब्बर शेर अपने कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, और वही चेतावनी अखिलेश यादव ने भी दी है कि आखिरी वक्त तक स्ट्रांग रूम के बाहर जब तक एक एक वोट की गिनती नहीं हो जाती है, तब तक आप वहां पर डटे रहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका किन ताकतों से मुकाबला है और एक एक कदम उनको फूक फूक कर रखना होगा। और यही वजह है कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने कल वीडियो रिलीज करके
धन्यवाद तो किया ही कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, लेकिन उसके साथ साथ उनको चेताया है उनको क्या कुछ करना है। और वही सेम बात अखिलेश यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं और वही तेजस्वी यादव ने भी की है। और इस सब के बीच हम कांग्रेस ने भी महत्वपूर्ण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कैसे 272 बार जिस तरह से उनसे सवाल पूछे गए और एक भी सवाल जो है का जवाब नहीं दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन तमाम चीजों को लेकर और कैसे कांग्रेस असल मुद्दों पर टिकी रही और प्रधानमंत्री मां से शुरू हुए मां पे खत्म हो गए, मंगलसूत्र, मछली, मुसलमान, इन सब से उन्होंने शुरुआत की और मेडिटेशन पर आकर उन्होंने उसको खत्म किया है। और इस सब के बीच कांग्रेस ने आंकड़े भी दिए हैं कि 758 बार मोदी ने अपना नाम लिया, 421 बार उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया और 224 बार उन्होंने अल्पसंख्यक और पाकिस्तान का नाम लिया है। तो ये आंकड़े भी सामने रखे हैं कांग्रेस ने। लेकिन आप ये समझिए कि आईबी से लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स, अलग अलग तरह के आकलन, अलग अलग तरह के सर्वेज, वो सब कुछ सामने आ रहे हैं। और इसमें ताज्जुब हो सकता है कुछ लोगों को हो, लेकिन हकीकत कि ये है और असली पिक्चर ये है कि इस सब में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए भी पूरी तरीके से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आखिरी कोशिश कल की जाएगी 1 तारीख को 6 बजते ही एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती है। तो जनता ने जो डिसाइड कर लिया है इस बार, और जिस तरह से दलित वोटर, ओबीसी वोटर ने खुलकर वोट किया है इंडिया गठबंधन को लगभग तमाम राज्यों में, उससे भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खस्ता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। 7वें चरण की वोटिंग से पहले किस तरह के का माहौल बन रहा है, सियासी मौन पर जो प्रधानमंत्री गए हैं क्या उससे कोई फर्क आएगा, और जिस तरह की चेतावनी अखिलेश ने दी है, राहुल गांधी ने दी है अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, और उसके साथ साथ जो नई पोस्टिंग्स हो रही हैं और जो आईबी की इंटरनल रिपोर्ट है वो सब क्या कहती है और उसको कैसे देखा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, जाना माना चेहरा, जिनके कार्यक्रमों को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है, लगातार मेरे प्रोग्राम पे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप उन्हें देखते रहे हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। सियासी मौन पर चले गए हैं और इस सब के बीच अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को चेताया है और ये कहा है कि जब तक आखिरी वोट काउंट ना हो जाए, स्ट्रांग रूम के बाहर से, काउंटिंग सेंटर से आपको हिलना नहीं है, वहां डटे रहना है। अभी की स्थिति आप क्या कुछ देख रहे हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? कल 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें वाराणसी भी है। खबरें तो ये हैं कि वो भी क्लियरली निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर जीत भी गए तो मार्जिन बहुत नैरो होने जा रहा है इस बार। देखिए मिश्रा जी, जैसे आप देखें, आपने जो सवाल पहले मेरे से किया है कि प्रधानमंत्री जी साधना करने गए हैं, और हमने गांव में, अपने परिवार में या समाज में देखा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं तो खुद आर्य समाजी हूं और हमारा जो परिवार है, हमारे पिताजी वगैरह वो भी आर्य समाजी थे, और वो सुबह शाम संध्या वगैरह जो करते थे या साधना करते थे, तो गांव में जैसे बिजली नहीं होती थी तो ज्यादातर दूसरे संसाधन थे, बाद में बिजली भी आई तो स्विच ऑफ करके और कमरे के कोने में अंधेरा करके बैठते थे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर उनको बैठना है, तो वो साधना करते थे। और दिखाने की चीजें ये नहीं होती, मोटा मोटी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। कोई भी, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे कोई दूसरा धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके बीच में एक पर्दा रहता है और आप इनको प्रदर्शित नहीं करते। और हमारे बुजुर्ग लोग तो कह के गए हैं कि भाई खाना, नहाना और ये संध्या करना, ये सब पर्दे का काम है, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। अब कौन कैसा खा रहा है, गरीब आदमी कैसा खा रहा है, बड़ा आदमी कैसा खा रहा है, खाने को प्रदर्शित नहीं किया जाता। उसी तरह से अब आप संध्या करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं या कुछ भी प्रार्थना करते हैं, तो उसको ज्यादा प्रदर्शित करने से बचा जाता है। लेकिन यहाँ तमाम चीजें उल्टी हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें से भी कुछ वोट निकालना चाह रहे हैं। इसमें से भी जैसे ये है कि गाय को दूह लो जितना अगर दुहा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बछड़े के लिए थोड़ा सा दूध रह जाए, उसको भी निकाल लो। तो इनको ये लग रहा है कि वो आखिरी दौर है
तो क्या पता कुछ इसी के नाम पे कुछ वोट आ जाए। तो अब ये इस स्तर पे आ गए। अब आप देखिए, दूसरा जिक्र आपने किया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का भाषणों का स्तर लगातार गिरता हुआ आ रहा है, हम अगर पिछले 1 महीने से देखें, अब तो कोई कसर ही नहीं बची। और अब आप देखिए कि कल का दिन है, ये कहीं कल कुछ और ना कह दें और उसके बाद काउंटिंग से पहले 2 तारीख को 3 तारीख को कुछ ना कह दें, हम लोगों को तो ये भी आशंका हो गई है। अब प्रधानमंत्री बताइए सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि मोदी को समझने में की गलती मत कीजिए, मैं 7 जन्मों के पाप का लेखा जोखा खोल दूंगा। अब 7 जन्म के लेखा जोखा, क्या ये पोंगे पंडित हैं या ये पोथी वाले पंडित हैं या कोई ये देवता है जिनके पास 7 जन्मों का लेखा जोखा रखा है? और किसका पाप खोलने की बात कर रहे हैं? ये कौन है वो? ये किसके पाप खोलने की बात कर रहे हैं जिसके 7 पुश्तें जो है पाप कर रही हैं? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं हड़बड़ाए हुए हैं और घबराहट में है, और इनको लग रहा है कि नीचे की जो कुर्सी थी, पैरों के नीचे से जो जमीन थी, वो खिसक चुकी है। तो उसी की बौखलाहट में प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये लगता है हमारे लिए भी और देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की एक इज्जत होती है। आपके जितने भी बयान आजकल आ रहे हैं वो आपके निजी बयान नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप बोल रहे हैं, देश आपको सुन रहा है। अब आपके भाषा में, आपके भाषणों में गंभीरता नहीं होगी तो इससे आपकी भी गरिमा गिरती है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा अधिक गिरती है, और देश और दुनिया के लोग जो आपको सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की गरिमा भी गिनती है। तो हिंदुस्तान की गरिमा ना गिरे, देश की गरिमा ना गिरे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा ना गिरे, कम से कम इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। और दूसरी बात, बुशरा जी, जिस प्रकार से आज गए हैं और आप 12-15 कैमरे लेके चलते हैं और इतना तामझाम लेके चलते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूं, कभी भी कुछ भी होगा झोला उठा के चल देंगे। अब वहां बिल्कुल सिंपल योगी और बिल्कुल साधु बन जाते हैं और यहां आप इतना तामझाम लेके जा रहे हैं, तो ये मानसिक स्थिति दर्शाता है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आखिरी चरण का चुनाव है, बहुत 13 महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव वहां होने जा रहा है, और मैं उसको दूसरे उसमें रूप में प्रदर्शित करता हूं बुशरा जी। मैं मानता हूं कि 2 युद्ध के मैदान हैं, जिसमें एक गोरखपुर क्षेत्र है जो योगी का मैदान है और योगी वहां सेनापति है, और दूसरा बनारस का मैदान है जहां के सेनापति खुद प्रधानमंत्री मोदी है। तो दोनों युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे इन दोनों के युद्ध में पिछड़ते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं कि मोदी जी के आसपास की जो सीटें हैं उन पे बहुत गंभीर स्थिति है। अगर आप देखेंगे पिछली बार जो ये इनकी 6-7 सीटें थी, उसमें से 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने बहुत आसानी से जीत ली थी। उनमें से 4 सीटें ऐसी थी जिसमें बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे। एक सीट तो ऐसी थी मछली शहर की जहां सिर्फ 181 वोट से इनका कैंडिडेट जीता था, और दूसरा जो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे इनका अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो पांडे जी हो, वो बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे। तो वो सारी तमाम सीटें खतरे में हैं। अब आप सोचिए कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं बलिया से, उनकी सीट बुरी तरह फंसी हुई है। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने इनको पहले लोकसभा से लड़ाया, फिर राज्यसभा भेजा, और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी चले गए और फिर चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गए। और दूसरा जी, वहां पे उस एरिया में क्या है कि वहां पे जातिवाद पे वोट होता है, और वहां पे अभी क्या कर रही भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ठाकुरों को, ब्राह्मणों को लड़ा दिया जाए। ठाकुर बनाम ब्राह्मण कर दो तो ब्राह्मण हमारा कोर वोटर है, ठाकुरों में लड़ाई हो जाएगी तो ब्राह्मण के साथ हमें कुछ और वोट मिल जाएंगे तो शायद सीटें निकल जाए। लेकिन वो इस तरह की चीजें इस बार नहीं दिखाई दे रही हैं। इस बार बहुत अच्छे समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव ने और गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे हैं, जिससे उनको फायदा मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी, इनका टिकटों का ना ढंग से बंटवारा करना, इसका बड़ा नुकसान मैं भारतीय जनता पार्टी को वहां देख रहा हूं। और पूर्वांचल में जातिवाद पे भी इलेक्शन होता है, और वहां पे पिछड़ा और दलित समाज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसीलिए वहां पे आपने देखा होगा कि 2 सीटें उस टाइम पे बसपा जीती थी, और इस बार भी बसपा ने कई अच्छे कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है, और उस त्रिकोणीय मुकाबले में मुझे साफ साफ गठबंधन को फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अपनी निजी
जो है एंटी कॉम्बेंसी भी है और सरकार की भी एंटी कॉम्बेंसी है। अगर आप ध्यान करेंगे, पिछली बार अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से लड़ रही हैं और वहां पे बहुतायत में ठाकुर और राजपूत समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में उनका राजा भैया पर अटैक करना, उनकी जाति बिरादरी पर अटैक करना, तो कहीं ना कहीं उनको खल रहा है और वो इसका बदला लेने को तैयार है। अब ठाकुर खाली अपनी वोट लेके नहीं चलता, वो 4 और लोगों की वोट लेके चलता है, जिनके साथ वो ग्रुप में रहता है या जिनके जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनको प्रभावित करता है। तो एक इस तरह का टेम्परामेंट वो बना देता है कि सामने वाले को नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल भी इसमें फंसती नजर आ रही है। तो मुझे 3 सीटें हैं बुशरा जी जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मिर्जापुर, चंदौली और बलिया, जिसमें मुश्किल से जो है भारतीय जनता पार्टी टक्कर ले रही है और कहीं दूर दूर तक स्थिति में नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि खुद प्रधानमंत्री जी की सीट है बनारस की। प्रधानमंत्री की बनारस की जो सीट है, कल हमारी कुछ लोगों से बात हुई कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो होता है या कुछ भी होता है, तमाम आसपास के जिलों से, दूर दराज से लोगों को लाया जाता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मंत्री, कार्यकर्ता सब बनारस में आ जाते हैं। और जो बनारस के मूलवासी हैं, जो बनारस का कोर वोटर है, मूल वोटर है, उसका कहीं उपस्थिति दिखाई ही नहीं देती। तो ऐसे में इस तरह की चीजें होना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए मुझे नुकसानदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस चीज का दावा तो नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। इतना इजी इलेक्शन निकालना नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो चाहे बड़े नेता हो, कभी चुनाव नहीं हारे हैं। वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, तमाम बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। तो इन परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत गंभीर परिस्थिति हमें बनारस में दिखाई दे रही है बुशरा जी। जी बिल्कुल। क्योंकि ये एक तरह का अपने दिमाग में ये बैठा लेना। देखिए 2-3 चीजें हैं केपी मलिक जी जो इस चुनाव में टूटी हैं। एक ये क्रिएट कर देना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एक चेहरे को, उस व्यक्तित्व को हराया नहीं जा सकता है, या फिर बीजेपी जैसी जो पार्टी जो अब बन चुकी है अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में, कि उसको हराया नहीं जा सकता है। और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या वाकई में इतनी बुरी हालत है कि बीजेपी तो छोड़ दीजिए, एनडीए भी अपने दम पर बहुमत नहीं लाने जा रही है और इंडिया 300 पार करने जा रही है। इस तरह के आंकड़े खुद कांग्रेस की तरफ से रखे जा रहे हैं और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट जो है ये दावे किए जा रहे हैं, संघ की, आईबी की, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट खुद उनको बता रही है। और यही हालत है कि इसी वजह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी भाषा या हड़बड़ाहट, घबराहट, बिगड़ते हुए बोल या पूरी बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी कह रहे हैं, वो सब कुछ सामने आ रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो एक परसेप्शंस बनाए गए थे वो तो इस चुनाव में धराशायी हुए हैं, वो टूटे हैं और वो बिखरे हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी हो सकता है, अगर जनता ने डिसाइड कर लिया हो तो वो किसी को भी हरा सकती है। हो सकता है कि अभी हमें ऐसा लग रहा हो कि प्रधानमंत्री नहीं हार सकते हैं और हो सकता है नतीजे कुछ और हो, क्योंकि अगर वहां पर बड़े बड़े बीजेपी के नेता अगर कैंप करते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री को मेहनत करनी पड़े, आखिरी चरण से पहले वो ये सियासी मौन पर जाएं ताकि शायद उनका फायदा, उस अध्यात्म वाले मोदी का फायदा मिले और शायद कुछ लोग उनकी तरफ फिर से चले आए। तो ये तमाम कोशिशें तो बताती हैं कि वो भी श्योर नहीं है। और अगर उनकी जीत पहले के मुकाबले कम होती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख से भी हो जाती है, तो भी तो एक तरह से ये हार ही मानी जाएगी नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के लिए। देखिए बुशरा जी, तमाम हालात, तमाम चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं, चीजें बदलती हैं और प्राकृतिक रूप से भी बदलती होती है, वो भी बदलती है। ये तो विधि का विधान है, इसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता। मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीते भी तो थे, तो रिकॉर्ड वोटों से हारेंगे नहीं, ऐसा क्या बात हो गई इसमें। तो मेरा कहने का मतलब यहां ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये स्थिति आई क्यों। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का दावा कर रही थी और आज स्थिति ये हो गई कि वो बहुमत भी लाती हुई नहीं दिख रही है, और तमाम जो इनके विशेषज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे, तमाम जो इनके ये थे कि भाई चलो 400 नहीं आएंगी, 350 आ जाएंगी, तो वो अब कहां चले गए। हम शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास मंडरा रही है, 200 पे 10-20 ऊपर या नीचे हो सकती है। हम लोग पिछले 7 महीने से ये आंकड़े दे रहे हैं और आज भी उस पर कायम है।
मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो आज है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और अमित शाह हैं। अगर आप बारीकी से इस चीज को देखेंगे, जैसे आपने सवाल किया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या आम आदमी को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको चीजों का पता नहीं होता, वो समझने में जानने में उसको दिक्कत होती है। अगर हम प्रधानमंत्री जी के लगातार 2013 या 2014 से भाषणों को देखें, उनका विश्लेषण करें, उनका आकलन करें, तो आपको लगेगा कि उनमें धीरे धीरे गिरावट का दौर शुरू हो गया था और वो मजा नहीं आता था जो हमें 13, 14, 15 में प्रधानमंत्री के भाषण सुनने में मजा आता था। तो हम जैसे लोग समझ गए थे 15 आते आते कि कुछ मामला नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करने लगे थे, लेकिन ये समझना हर एक व्यक्ति के बस का नहीं है। अब आज आप मुझे बताइए कि धीरे धीरे आपने सारी पार्टी पे कंट्रोल कर लिया, 2 के अलावा तीसरे व्यक्ति की कोई वहां पे औकात नहीं है और उनकी कोई चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के हालात हो गए हैं कि हर चीज मोदी जी और अमित शाह ही करेंगे। इसके अलावा आपने जो आपके सपोर्टिंग जितने संगठन थे, मेन संगठन आपका आरएसएस का है जो सारी चीजें आपके लिए करता है, आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। पिछले 3-4 साल से जिस तरह से आप संघ को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका नुकसान आपको इन चुनाव में उठाना पड़ा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बाकी संगठन है, इनके तमाम संगठन है, दर्जनों संगठन, उनको भी आपने जो है अलग करके रखा, उनको भी आपने जोड़ने का काम नहीं किया, तो उसका सीधा सीधा नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपकी जो एंटी कॉम्बेंसी है 10 साल की, उससे आपको बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आप सोच रहे थे कि कोई मुद्दा चल जाएगा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, कोई मुद्दा नहीं चल पाया है और आप आज इन मुद्दों से भाग रहे हैं, आप बच रहे हैं। अगर आपने धारा 370 हटाई और कश्मीर में बहुत अच्छा माहौल है, तो आप वहां सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमें तो खबरें ये हैं कि आपकी जो परंपरागत सीटें हैं जम्मू की और दूसरी, उनमें भी मुश्किलात दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको हम चाणक्य कहते थे और जिनको कहते थे कि ये जहां हाथ रख देते हैं वही सोना हो जाता है, वो उल्टा होने लगा। सोने पे भी हाथ रखते हैं तो पत्थर हो जा रहा है वो। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि सोने पे हाथ रखा, पत्थर कर दिया कर्नाटक को। अब कर्नाटक में जो घटना हुई उज्ज्वला रेवन्ना वाली, तो उसका क्या हुआ? वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कर गई। जहां उड़ीसा में आपकी सीटें बढ़नी थी, जहां आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था उड़ीसा में, वहां आपसे 2 बड़ी गलतियां हो गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर वो सारे जिलों के नाम बता दें तो मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। तो आप इस तरह की चुनौती अपने एलाइज को दे रहे हैं, तो वो क्या संदेश देता है? इसके अलावा जो दूसरे आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप क्या जताना चाह रहे हैं? तो इससे जनता में गलत रिएक्शन गया और जनता ने इसको गलत तरीके से ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जी, मेरे सवाल आपसे दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो ये कि मैं आपके भी कई ट्वीट्स आप देख रही थी जिसमें आपने आईबी की कोई इंटरनल रिपोर्ट का हवाला दिया है। इन रिपोर्ट्स पर कितना यकीन किया जाए और क्या वाकई में आईबी ने ऐसी रिपोर्ट दी है? क्या आरएसएस ने भी अपना इंटरनल सर्वे करवाया जिसमें साफ तौर पर है कि बीजेपी तो आप छोड़ दिए, एनडीए भी 272 का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही, वो भी 250 और 25 पर सिमट जाएगी? देखिए बुशरा जी, जितना मैं जानता हूं आरएसएस तो शायद सर्वे नहीं कराती है, लेकिन तमाम जो सियासी दल हैं वो सर्वे कराते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया था और भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास था कि लगभग 200 से 225 सीटें हैं उनको मिल रही हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंट की रिपोर्ट होती है या गुप्तचर रिपोर्ट हम कहते हैं या आईबी की रिपोर्ट कहते हैं, उस तरह की, ये तो हम लोगों का इतना पत्रकारिता के 3 दशक मेरे हो गए हैं, तो मुझे पता है कई आईबी के लोग हमारी टच में रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं। तमाम प्रेस कलम में आपको 4 लोग मिल जाएंगे, किसी रैली में मिल जाएंगे, किसी राजनीतिक प्रोग्राम में 4 आईबी के लोग मिल जाते हैं, तो आउटपुट लेते रहते हैं। लेकिन इन्होंने सीरियसली कुछ महीनों पहले आंकड़े मंगवाए थे पूरे देश से और उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने 200 से भी नीचे करके इनको बताया था। तो तब से इनमें बहुत ज्यादा घबराहट इस तरह की है। अब ये क्या है, ये सूत्रों पर आधारित खबरें होती हैं बुशरा जी, इनका कोई अपने पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं होता है। और पत्रकार अगर सूत्र के आधार पर कोई चीज कह रहा है
तो पत्रकार को यूं ही नहीं कह देता है। अब मैंने भी ट्वीट किया है, मेरे पास भी सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है और वो हमें सामने भी दिखाई दे रही है, मैच कर रही है। मेरा जो विश्लेषण है उसमें तो खुद कह रहा हूं कि 200 के आसपास है, वो 200 से भी कम करके बता रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे से जांच की होगी, उनके हर जिले में कई कई लोग हैं, तो उन्होंने बात करके अच्छी एक रिपोर्ट बनाई होगी। तो उनकी रिपोर्ट पे मुझे कतई डाउट नहीं है। और बिल्कुल होता है, ये तमाम राजनीतिक दल जो भी केंद्र में सरकार में होते हैं कराते रहे हैं, कांग्रेस भी कराती रही है। और उसका ये होता है कि उसके क्या हालात हैं, हम कहाँ सुधार कर सकते हैं, कहाँ हम टिकट बदलना चाहिए, किसकी कितनी एंटी कॉम्बेंसी है, कहाँ पे हमें सावधान होना चाहिए, कहाँ पे हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, इस तरह की होती है। हालांकि माना यह जाता है कि ये भी एक मिसयूज है कि आप जो है सरकारी एजेंसी का अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को कौन आजकल पूछता है। आप तो खुलेआम दूसरी एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं। आईबी ने क्या एग्जैक्ट आंकड़े दिए हैं, क्या कहती है आईबी की रिपोर्ट की बीजेपी को कितना और एनडीए को कितना? देखिए, वो तो मैंने ट्वीट में लिखा है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 200 से कम उन्होंने बताया है। एक सेकंड में वो रिपोर्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो 200 से भी कम है। तो इससे सत्ते में भारतीय जनता पार्टी है जी, इसी से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सत्ते में है। एक सेकंड में निकाल लेता हूं जी। जो रिपोर्ट आई थी उसमें इन्होंने 190 सीटें बीजेपी को दी थी और एनडीए जो है उसमें थोड़ी सी मान लीजिए कि 20 सीटें और बढ़ा दीजिए, वही जैसे मैं 200 सवा 200 आपको कह रहा हूं, एनडीए मिला के आप 220 तक जा सकते हैं, इस तरह का था। क्लियर कट उन्होंने 190 सीटें बताया था कि 190 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर है, इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी। और मैंने वो अपने सूत्रों से कई जगह से उसको कंफर्म किया और जब मैं शोर शोट हो गया तब मैंने फिर वो ट्वीट किया था। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, कल आखिरी दौर का चुनाव है, आज आपको भी एहसास है, बाकी लोगों को भी एहसास है कि हम वहीं खड़े हुए हैं। तो इसमें कोई अगर कोई रिपोर्ट किसी विभाग की मिल रही है और हम लोग भी आकलन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई ऐसी अनोखी बात दिखाई नहीं देती कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, संभव है। और मैंने आपको पहले भी मैं कह चुका हूं कि कई हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं लेकिन वो नजरें बनाए रखते हैं, उनकी बड़ी पारखी नजर होती है। मैंने तो कहा था कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे, गुरु हैं अनिल माहेश्वरी, नाम भी बता देता हूं आज आपको। वो मुझे पिछले 7 महीने से कह रहे हैं कि भाई आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 30 सीटें जीतेगी। और 7 महीने से पहले उनको कैसे पता लग गया भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जीतेगी? अब आपका भी वही आकलन है, मेरा भी यही है, 30 नहीं जीतेगी तो 35 जीत लेगी, 32 जीत लेगी। तो उनको 7 महीने पहले कैसे एहसास हो गया ये? इसके अलावा वो उनका हमेशा ये कहना रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद जब दिल्ली की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है। तो ये पुराने लोग हैं, इनको एक अंदाजा हो जाता है और ये जमीन पे विश्लेषण करते हैं, जमीन पे चीजें करते हैं। ये कोई किसी की सुनी सुनाई या इधर बैठ के अपना पर्सनल आकलन या किसी के दबाव में आके या किसी के लालच में आके वो इस तरह की चीजें नहीं करते। वो जो जमीन पे देखते हैं, पब्लिक का मूड देखते हैं, उसी पे इस तरह की बातें होती हैं। बुशरा जी जी बिल्कुल। तो और उत्तर प्रदेश में 50 इंडिया गठबंधन 50 पार कर सकता है और 30 पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं अगर पूरे देश के 543 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से 190 पर बीजेपी और 210 220 के आसपास, 210 ही माना जाएगा, 190 बीजेपी हम कह रहे हैं। तो इस पर सिमटती हुई पूरी की पूरी एनडीए यहाँ पर नजर आ रही है। और ये कई अलग अलग तरीके से ये आकलन किए जा चुके हैं। अभी भी आप ये देखिए कि जो लोग आकलन कर रहे हैं वो क्योंकि उन्होंने देखा है 2014, 19 और जिस तरह से उनको लगता है कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, ईवीएम को लेकर उठते हुए सवाल, उन तमाम चीजों के बीच लोग थोड़ा सा जेनरस होकर भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर। आपको नहीं पता है, आपको 2004 याद रखना चाहिए जब इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, वो नारा किस तरह से उल्टा पड़ा था और यूपीए ने सरकार बनाई थी। अब वही नारा 400 पार का नरेंद्र मोदी के ऊपर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो 400 पार का नारा है जो उनको लग रहा था कि एक ऐसा बड़ा टारगेट दे दिया
जाए और इस तरह से गुमराह किया जाए, इन विपक्षी पार्टियों को तो गुमराही किया जाए, उनका मनोबल तोड़ा जाए, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से एकदम से धराशाही कर दिया जाए और लोगों में भी, आम जनता में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। और यही 400 पार का नारा उनको ले डूबा और यही 400 पार के नारे में लोगों ने सोचा कि देखिए, अगर 400 पार ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और यही वजह है कि दलित समाज ने भी, जो बड़े पैमाने पर वोट करता था भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो हाथी को, मायावती को अगर वोट नहीं करता था, तो वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है। क्या इसको भी एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाए केपी मलिक जी, कि हम उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 50 सीटें इंडिया गठबंधन ला सकता है, और ये हमने पूरे परोक्ष रूप से देखा है। मैंने खुद इतनी सारी सीटें उत्तर प्रदेश की कवर की हैं, मैं भी जगह जगह पर गई हूँ, बहुत सारी रैलियां मैंने कवर की हैं, मैंने खुद ग्राउंड पर देखा है। ऐसे में हम तो पत्रकार हैं, हमारी मजबूरी है, वहां जाके हमें रिपोर्ट करना है, जैसे तैसे सर ढककर जैसे भी करके हमने किया। लेकिन वो लोग जो सिर्फ नेता को देखने, सुनने, एक उम्मीद में आते हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, पेड़ों पर चढ़ चढ़ के अलग अलग जगहों पर आकर सुन रहे हैं सिर्फ अपने नेता को, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हर जगह पर। ये भी तो बता रहा है कि नाराजगी इतने बड़े पैमाने पर है कि इस बार का वोट एक तरफा पड़ा है। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिकवाद नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आप राजनीति में टिकट का बंटवारा करते हैं, उम्मीदवार का चयन करते हैं, मंत्रालय का बंटवारा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या आप इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखते? चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो जाति का समीकरण देखते हुए जातिवाद हो, और चाहे वो परिवारवाद हो। आपको किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, तो आप अगर इस चुनाव में देखेंगे, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो जो जातीय समीकरण है, जो महागठबंधन का जो मेन दल है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने इस बार जो उनके परंपरागत वोटर या परंपरागत जाति को जो वो टिकट देते रहे, जो इतिहास है समाजवादी पार्टी का कि वो बहुतायत में मुस्लिम समाज को और यादवों को टिकट देते हैं, इस बार उसमें अपने परिवार को तो दिया है, लेकिन परिवार के अलावा बहुत किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम टिकट दिए हैं। तो वहां उन्होंने ये देखा कि कौन सी सीट पर कौन सा जातीय समीकरण फिट बैठता है। ऐसी तमाम सीटें हैं, अगर हम एक एक सीट का आकलन करेंगे, कि उन्होंने जातीय समीकरण साधते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी गुगली दे दी, और भारतीय जनता पार्टी कई जगह उसमें फंस गई है। और जो वो कमी रह गई थी कहीं त्रिकोणीय बनाने में, उसमें मायावती ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। मुझे एक आध सीट छोड़ के कोई ऐसी सीट दिखाई नहीं देती है कि जहां पे मायावती के आने से गठबंधन को नुकसान हो रहा हो। अधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता तमाम सीटों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो जातीय समीकरण के अलावा ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो मोटा नुकसान हो रहा है, कि वो हो रहा है 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। जैसे कि इन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है, यहाँ पे बहुतायत में पिछड़े और दलित रहते हैं। जो मेन मुद्दा आज की डेट में चल रहा है, संविधान बचाने का मुद्दा, उस पे वोट हो रहा है, तो वो वोट बहुत बड़ी तादाद में बसपा को ना जाके गठबंधन को जा रहा है, तो वो बड़ा नुकसान एक भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे छोटे अंतर से जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां बड़े बड़े अंतर से हारेगी। विपक्ष खाली हरा ही नहीं रहा है, वो रिकॉर्ड बनाएगा कई जगह। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बहुत आसानी से सीट अपनी निकाल लेंगे, उनको भी थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और उनका अंतर भी बड़े कम होगा। इसमें ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका अंतर कम होगा। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजों पे वोट पड़ता है, और उसी के आधार पे बिहार में भी वोट पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में जो खासकर जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, वहां पे तो जातिवाद भयंकर है, और उससे आप बच नहीं सकते। अब कई जगह आप देखिए कि अगर हम बलिया सीट की बात करें, नीरज शेखर को समाजवादी पार्टी ने पहले लोकसभा जिता के भेजा, फिर उनको राज्यसभा बनाया, अब वो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं बलिया से। तो अखिलेश यादव ने ऐसे में वहां पे अपने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया, और उनका नाम भी सनातन पांडे है। और वहां तो कई अखबारों में मैंने खुद भी लिखा है हेडिंग खबर का, कि अब सनातन का विरोध कैसे करेगी भाजपा।
अब भाजपा सनातन का विरोध कैसे करे, उसका तो नाम ही सनातन पांडे है। तो ऐसा चक्रव्यूह लाके फंसा दिया है कि वहां ठाकुर और ब्राह्मण, वहां पे दो ये मेन जो है जाति है और यही वोट को प्रभावित करती है। तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण को देगा और ठाकुर जो है ठाकुर बचे, ठाकुर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। वो पर्सनली नीरज शेखर से भी नाराज है कि हमने तुम्हें 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद बनवाया और आज आप भाजपा के साथ चले गए। तो ये सारे समीकरण ऐसे बनते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे रहे हैं। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये तमाम समीकरण है और उस सब के बीच आप ये देखिए जो साधना का जो एक तमाशा किया जा रहा है, जिस तरह की भाषाई मर्यादा पूरी तरीके से प्रधानमंत्री भूले हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं, नस्लें याद रखेंगी, ये सब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि ये राम भक्तों और राम के विरोधियों के बीच की ये लड़ाई है या राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच की ये लड़ाई है। धारा 370 की बात करते हुए नजर आए लगातार। आपको पता है कि 370 की बात करते हैं लेकिन उसी कश्मीर में एक कैंडिडेट उन्होंने खड़ा नहीं किया, चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं हुई है। जिस 370 के नाम पर वो पूरे देश में वो वोट मांगते हुए घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास गिने चुने यही मुद्दे हैं। उनके पास मुसलमान है, पाकिस्तान है, कांग्रेस को गाली देना है, उसे कोसना है, 70 साल में कुछ नहीं किया ये कहना है, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें करनी है, विपक्ष को देश का दुश्मन बताना है। यही तमाम उनके लिए मुद्दे हैं लेकिन ये तमाम मुद्दे इस बार पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे तरीके से ना सिर्फ काम करते हुए लेकिन एक तरह से बेअसर होते हुए नजर आए। मां से शुरू होकर मां पे खत्म हुआ पूरा चुनाव प्रधानमंत्री का, लेकिन उस मां ने मटिया मैल जो है वो कर दिया नरेंद्र मोदी का और यही वजह है कि अब वो साधना पर गए हैं और ऐसे में लोग कई तरह के सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम्स उनको लेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं जो साफ तौर पर ये बताता है कि प्रधानमंत्री के जरिए दिए गए तमाम बयान, तमाम तरह की चीजें जमीन पर बेअसर हुई। इस बार का ये चुनाव पूरे तरीके से लोकतंत्र संविधान को बचाने का, इस बार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी का, अग्निवीर जैसे मुद्दों का, किसानों का, इस सब के मुद्दों का रहा और इन तमाम मुद्दों को जिस एक शख्स ने उठाया वो थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से की जो शुरुआत की, जो उन्होंने तमाम तरह से अपने जो मुद्दे उठाए वो एक योद्धा की तरह सामने आए। दो लोग जो यूं तो अखिलेश यादव ने भी मेहनत की है और तमाम दलों ने मेहनत की है लेकिन जो दो लोग हैं जिनकी बात सबसे ज्यादा की जा रही है उसमें अखिलेश यादव, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। और तेजस्वी यादव ने तो लगभग 250 से ज्यादा रैलियां की हैं। बेतहाशा कमर में दर्द के बावजूद वो लगातार रैलियां करते रहे। उनकी रैलियों में उमड़ता हुआ जन सैलाब जिसने साफ तौर पर यह बता दिया कि इस बार की यह हवा किस तरह से नरेंद्र मोदी के एक खिलाफ ही नहीं बल्कि एक ऐसी एक आंधी है जमीन पर जो उनको लग रहा था कि शायद उनके साथ जाएगी लेकिन वो उनको ले उड़ी है। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है केपी मलिक जी की आखिरी कोशिश जो एग्जिट पोल के जरिए की जाएगी, क्या उसके अंदर कोई खेल करने की कोशिश है? क्योंकि साफ तौर पर लग रहा है कि एक आंकड़े उनको दे दिए गए हैं कि 300 के आसपास आर पार उन्हें दिखाना है और कल से 6 बजे के बाद से एक नई नौटंकी जो है वो शुरू हो जाएगी जो साइंटिफिकली तो बेस्ड होगी नहीं। आपको पता है कि क्या टारगेट दिया गया है उस पर होगी। तो क्या ये आखिरी कोशिश होगी और इस आखिरी कोशिश में जो धांधलेबाजी की जाए उसको कैसे छिपाया जाए वो एक खेल करने की कोशिश की जाएगी? मिश्रा जी बीच में शायद नेटवर्क चला गया था, मैं पहली लाइन आपकी नहीं सुन पाया लेकिन मैं जितना समझा हूं आपने पूछा है कि जो नए लोग आजकल चैनल पे बैठ गए उनको एक नया एजेंडा दे दिया गया है कि किस प्रकार से जी प्रभाव होगा। मैं हाँ एग्जिट पोल है जी, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के जरिए जो नया खेल किया जाएगा क्या उससे किसी तरह का कोई बदलाव आप देखेंगे? क्योंकि ये कोई साइंटिफिक तरीके से की गई चीज तो है नहीं, ये एक तरह का खेल है जो करने की कोशिश की जा रही है। देखिए बुशरा जी ये खेल 3-4 दिनों से चल रहा है। अगर आप देखें तमाम जो लोग हैं जो विश्लेषक चैनलों पर बैठे हुए हैं, ये उसमें आप पीके को ले सकते हैं,
यशवंत देशमुख को ले सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग नाम हैं, बड़े नाम हैं वो लोग, उनका काम ही यही है, वो प्रोफेशनल हैं। वो एकाएक आपने देखा कि पहले तो वो भी 400 नहीं तो 350 बोल रहे थे, और भाजपा की सरकार बन रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़ रही है, 300 से नीचे तो किसी कीमत पे नहीं आएगी। आपने देखा कि धीरे धीरे वो भी 275 पे आ गए, फिर वो 250 पे आ गए, और वो भी जो है 250 पे आ गए हैं। और अब वो, लेकिन अभी गुंजाइश उनकी तरफ से यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। उनका कहना यह है कि भाजपा की सीटें अगर कुछ कम भी आएंगी, 250 आएंगी, तो एनडीए की मिला के 272 आ जाएंगी, लेकिन वो मतलब एनडीए मिला के पूर्ण बहुमत की बात वो अभी तक कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे जो देश का 7वें चरण का चुनाव है उसमें लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो विरोध में वोट डालने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। इस तरह का एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है ये नाकाम कोशिश है, अभी कुछ होने नहीं जा रहा है। और देखिए शाम को 6 बजे आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, तो इनकी टाइम, अब इनकी जबान में, अब इनकी बातों में कोई बहुत ज्यादा दम इसलिए नहीं रह गया कि जनता भी काफी हद तक इनको समझ चुकी है। आज प्रशांत कुमार पे लोग बहुत ज्यादा विश्वास कर लेंगे, उनका खुद ही नहीं पता, कभी वो नीतीश के साथ चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी अपनी पार्टी चला, प्रशांत किशोर, कभी वो अपनी पार्टी बना लेते हैं, तो अब उनके ऊपर कोई विश्वास करेंगे, फिर पीछे उनके सारे आंकड़े झूठे हुए, जिस तरह से उन्होंने राज्यों के बारे में उन्होंने बताया था कि आप हिमाचल चुनाव हार जाएंगे, आप कर्नाटक में चुनाव हार जाएंगे, और वहां पे कांग्रेस चुनाव जीती, तो उनको लोगों ने उस सीरियसता के हिसाब से लेना अब बंद कर दिया है। और जनता समझ चुकी है। देखिए बुशरा जी, हम और आप भी देख रहे हैं, आप भी विश्लेषण भी करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, आप भी क्षेत्र में घूमी है, आपने भी धरातल पे देखा है, धरातल में वो करंट नहीं है। जब वो करंट होता है तो आपको दिख जाता है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से जिस मुद्दे पे वोट ले रही है, जिसको भुनाने की कोशिश कर रही, राम मंदिर का मुद्दा आपको इस चुनाव में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भाई यही तो लड़ाई थी आपकी मंदिर बनाने की, आपने मंदिर बहुत सफलता से बना दिया, कहीं चूं भी नहीं हुई। ये हमको ये बताया जा रहा था कि मुसलमान बहुत विरोध कर रहे हैं, कत्लेआम हो जाएगा देश में अगर मंदिर बनेगा। यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं मरी। अगर चिड़िया भी नहीं मरी, इतनी आसानी से मंदिर बन गया, तो अब तो हमें भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में 400 पार क्या 500 पार करा देना चाहिए। तो ये मामला चल क्यों नहीं रहा है? आपको तो अयोध्या की सीट पे ही खतरा हो रहा है। जिस प्रकार से लल्लू सिंह ने संविधान को चुनौती दी है, उससे तो लोग, वहां के लोकल लोग खपा है। वो तो मुझे अयोध्या की सीट निकलती ही नजर नहीं आ रही है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप 370 भुना रहे हैं पिछले 2 साल से, 3 साल से हमने 370 कर दिया और ये कर देंगे, तो आप कश्मीर से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको जनता में इस बात का कोई मैसेज नहीं है, तो आप दूसरे इधर उधर के जुमले छोड़े जा रहे हैं। तो ये जताता है कि अब कुछ दम नहीं बचा है। कल चाहे ये कुछ भी चैनल पर बैठ के बोले, अब कुछ होने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका। जनता ने जो मूड बनाना था वो जनता का मूड बन चुका है, और वो जनता आगे बढ़ चुकी है। और एक फेज का ये चुनाव बचा हुआ है, कल ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप आंकड़े देखेंगे। इसी से ये घबरा के जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो आप नई नियुक्ति की बात आपने करी कि जिस प्रकार से नई नियुक्तियां हो रही हैं, बाकी दूसरी चीजें डिसीजन हो रहे हैं, सेना अध्यक्ष को विस्तार आप दे रहे हैं, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ऐसे टाइम पे बदल रहे हैं, तो ये सब बौखलाहट के इनके निर्णय हैं। अब आप देखिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस बीच में आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है वो सो रहा है, उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ एक्शन इस पे करना नहीं चाहता। मैंने तो खुद सुबह ट्वीट किया है कि ये जिस प्रकार से अभी नियुक्तियां हुई हैं अधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की, और आचार संहिता चल रही है, कल वोटिंग होनी है, तो इस पे क्या चुनाव आयोग कोई सवाल उठाएगा, कोई एक्शन लेगा, कुछ करेगा? कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आपको भी बुशरा जी पता होगा, मेरा भी 3 दशक से ज्यादा जर्नलिज्म का इतिहास हो गया है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विशेष परिस्थिति के अलावा आप जो है सेना अध्यक्ष को बदल दें या कोई दूसरी चीजें कर दें। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी आप या तो चुनाव से 6 महीने पहले चेंज करते, या आप अभी चुनाव के बाद चेंज करते। आप बीच में ऐसा कौन सी इमरजेंसी आपको आ गई है कि आपने तुरंत सिक्योरिटी चेंज कर दी? और उसमें आपको एक कमेटी बनानी चाहिए, वो कमेटी रिपोर्ट देगी। तमाम सरकार के सिस्टम होते हैं,
उसमें एक कमेटी बनाएगी, उसमें पक्ष विपक्ष के लोग रहेंगे, उस पर बहस होगी कि हमें हटाने के क्या नुकसान है, रखने के क्या फायदे हैं, तमाम उसमें चीजें होती हैं। पार्लियामेंट में आज तक क्यों सशस्त्रधारी पुलिस बल नहीं होता था, इसके तमाम कारण है कि वहां पे तमाम वीआईपीज रहते हैं। आप अगर सशस्त्रधारी कोई एक सिपाही होगा, वो किसी को भी गोली मार सकता है, तो एक दायरा होता है कि उसको क्यों दूर रखा जाए। वहां पे वाचन वार्ड के लोग होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता है, कोई बाउंसर होते हैं अंदर, तो तमाम इस पे आकलन विश्लेषण होता है, उसके बाद सिक्योरिटी होती है। और आपको ऐसी कोई इमरजेंसी तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही थी। तो मेरा मानना यह है कि ये सब नतीजे जताते हैं कि कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट और घबराहट है, इसीलिए निर्णय लिए जा रहे हैं मिश्रा जी। जी बिल्कुल। और अभी आप ये देखिए कि पूर्व पीएम जो है मनमोहन सिंह, उन्होंने भी कई अहम बातें कही हैं। उनमें से सबसे अहम बात जो मुझे लगी, जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गलत बयानों के लिए मुझे भी जिम्मेदार ठहराया है। मैंने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया। ऐसा करने का कॉपीराइट सिर्फ बीजेपी के पास है। तो ये कहना है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिनको मौन मनमोहन सिंह कहा जाता था। आज प्रधानमंत्री मौन पर चले गए हैं और लग रहा है कि उनका ये मौन बहुत लंबा होने जा रहा है। जिस तरह के चुनावी नतीजों के आकलन जो है वो फिलहाल किए जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो शुरू में लग रहा था कि बोरिंग है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ा और जैसे ही पहले फेज की वोटिंग हुई, ये पता चल गया कि ये चुनाव तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये चुनाव तो बहुत ऐतिहासिक है और ये चुनाव तो शायद उन चंद चुनावों में शामिल होने जा रहा है 1952 से लेकर अब तक, जिनकी मिसालें दी जाएंगी और बहुत तरीके से, अच्छे और बुरे दोनों तरीके से। और ये चुनाव ने ये बता दिया है कि जनता एक बार अगर तय कर लेती है, मूड बना लेती है, तो किसी ने अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना बनाया हो, किसी भी तरीके से पेश क्यों ना किया गया हो, अगर जनता डिसाइड कर लेती है लोकतंत्र में, तो किसी के भी घमंड को वो चकनाचूर कर सकती है और किसी को भी गद्दी से वो उतार सकती है। क्योंकि गद्दी में इसलिए कह रही हूँ, गद्दी का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन जिस तरह की उपाधियां प्रधानमंत्री ने खुद अपने लिए तय की, राजा से लेकर, बायोलॉजिकली वो बॉर्न नहीं है, उनके नेताओं ने उन्हें विष्णु का अवतार से लेकर सब कुछ उनको बताया और ये तक कहा कि भाई वो नरों के ही नहीं, वो तो देवताओं तक के नेता हैं, वो तक भी उनको पूछते हैं। इस तरह की बातें अगर एक पार्टी का प्रेसिडेंट करता हुआ नजर आए, तो आप फिर सोच लीजिए कि वो पार्टी जो है वो कहाँ जा रही है और किस तरह की तस्वीर जो है वो पेश की गई। क्या आपको ये लग रहा है केपी मलिक जी के रिजल्ट आने के बाद, आप ये तो छोड़ दीजिए कि एनडीए के कितने दल टूटेंगे, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसमें तो बड़ी फूट होने जा रही है, क्योंकि वहां डर की वजह से वो एनडीए के साथ हैं। इंडिया में वो सहजता के साथ अपनी शर्तों के साथ आ सकते हैं या फिर बिना शर्त के भी आ सकते हैं, लेकिन एक सहजता होगी कि उनकी बातों को सुना जाएगा, रखा जाएगा, वो अब कोई बात अपनी खुलकर कह पाएंगे। क्या आपको लग रहा है बीजेपी भी टूटने जा रही है, बीजेपी में भी दरार पड़ने जा रही है? क्योंकि बहुत सारे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमीन पर बीजेपी के लिए काम नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बस इंतजार में बैठे हैं कि कब ये हार हो और वो खुलकर सामने आए, जिनकी फाइलें बंद कर रखी हैं या जिन्हें डराया धमकाया जा रहा है। क्योंकि डराने धमकाने का काम सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि खुद अपने नेताओं की सीडी भी रखते हैं ये लोग। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके जो दूसरे सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो सब इंतजार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो भी महत्वपूर्ण लोग थे, चाहे वो शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, चाहे वो उत्तराखंड के रावत हो, इनको सबको जिस प्रकार से किनारे लगाया गया, बाद में तो खट्टर साहब को भी हटा दिया गया, तो जिस तरह से लोगों को किनारे लगाया गया, तो ये शांत बैठे हैं और समय के इंतजार में बैठे हुए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि अगर ये दोबारा किसी पावर में आते हैं, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश के योगी बाबा की बात करें, तो वो भी इंतजार में बैठे हैं। और मैंने तो उन पे भी आज ट्वीट किया है कि बाबा ने जो अश्वमेध घोड़ा, क्योंकि अब तो ये सारी बातें भगवान की और राम की और ईश्वर की मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने जो अश्वमेध घोड़ा छोड़ दिया था सम्राट के तौर पे, तो वो घोड़ा पकड़ लिया है बाबा ने। और बाबा ने घोड़ा पकड़ लिया है, तो उनके जो एलाइज हैं, जो उनके समझौते मतलब सलाहकार हैं, उन्होंने कह दिया जब घोड़ा पकड़ ही लिया तो इसकी सवारी की जाए। और इधर साहिब भी डर गए हैं कहीं सवारी करके दिल्ली ना पहुंच जाए घोड़े पे।
तो इस तरह की चीजें भी चल रही हैं कि अंदर ही नहीं बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं और अंदर से भी आवाजें उठेंगी। देखिए, अगर यहाँ पे इस तरह से होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम थोड़ी सीटें बढ़ा भी दें बुशरा जी, अगर आप मान लें कि 230 या 240 भी भारतीय जनता पार्टी आ जाए, ऐसी परिस्थिति में भी मोदी जी और अमित शाह जी का सरकार से पार्टी से बाहर होना तय है। क्योंकि अगर आपको नए एलाइज चाहिए, अगर आपको 273 272 का आंकड़ा क्रॉस करना है तो उसके लिए जो 50 60 40 वोट आपको चाहिए, उसके लिए बड़े एलाइज लेने पड़ेंगे और वो कभी भी ऐसे कट्टर व्यक्ति के नाम पे तो आएंगे नहीं। आपने देखा होगा कि 3 बार वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए, अडवाणी जी एक बार भी नहीं बन पाए क्योंकि उनकी छवि इस प्रकार की थी। खैर, दूसरा जो आप बात कर रहे हैं एनडीए के लोग, तो एनडीए के लोग ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो भी किन परिस्थितियों किन मजबूरी में आए हैं, चुपचाप बैठे टाइम काट रहे हैं, वो तो एकदम से एक्शन लेंगे। वो वापस कांग्रेस में जाएंगे, वापस समाजवादी में जाएंगे, वापस तृणमूल में जाएंगे, जहां जाएंगे वो तो वो डिवीजन होगा, लेकिन पार्टी में टूट तो होगी ही निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भाई वॉशिंग मशीन में उनको धो दिया गया है, वॉशिंग मशीन में धो के कपड़े पहना दिए गए हैं, लेकिन पीछे तो हाथ बंधे हुए ना उनके, वो थोड़े खोले गए हैं। तो वो तो हाथ बंधे हुए हैं, तो हाथ तो तभी खुलेंगे जब ये लोग हटेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे और उनसे हम क्या आशा कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप कुछ नाम पूछेंगे तो मैं वही बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका बताने का। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है और एक लंबी फ़हरिस्त है और ख़ास तौर पर यशवंत सिन्हा का मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा कि वो लोग नहीं जो बर्दाश्त करके बैठे हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने राजा का उनका मतलब नरेंद्र मोदी से था क्योंकि उनको राजा की तरह ही वो समझते हैं और इसीलिए कटाक्ष के रूप में ये कहा जाता है कि जिन्होंने मुकुट सजाए उनके सर पर, सबसे पहले वही लोग आगे आएँगे जो आकर विद्रोह करेंगे। ये कहना था यशवंत सिन्हा का, जिन्होंने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला। तो ज़ाहिर सी बात है ये तमाम बातें हैं और ये तमाम बातें इन तमाम बातों से, इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठने ही वाला है। कल लास्ट फेज़ की वोटिंग है और 4 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिर किसके दावों में था दम। साफ तौर पे लग रहा है हवा पूरी तरीके से खिलाफ है और बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं लाने जा रही है, यहाँ तक कि एनडीए को भी मेजॉरिटी लाने के लाले पड़ रहे हैं। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो वहां पर भी 50 सीटें इंडिया लाने जा रही है। जो आंकड़ा पहले बीजेपी को दिया जा रहा था, अब वो आंकड़ा इंडिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह इन तमाम चीजों को देखते हुए ही इंडिया गठबंधन का भी आत्मविश्वास जो है वो बहुत बड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। 1 जून को मीटिंग उन्होंने बुलाई है और उस मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं। उसका एजेंडा कल तक सामने आ जाएगा और तमाम दल उसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और कल आखिरी फेज की वोटिंग, उससे पहले तमाम तरह की आप नौटंकियां, तमाशे, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। मेडिटेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, साधना के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वो सब आप देख रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जनता ने अपना फैसला तय कर दिया है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।